ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ विपाशा पाल। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बद्रीनाथ धाम में अब तक 17 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने किए दर्शन। देश के उत्तरी भागों में अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा। चीन में रोजाना बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामले। अब समाचार विस्तार से। 8 मई से 16 नवंबर तक बद्रीनाथ धाम में 17,45,920 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार यानी 19 नवंबर को बंद होंगे। साथ ही अब तक उत्तराखंड 4 धाम में 44,19,402 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किया है। हेमकुंड साहिब की बात करें तो अब तक 2,47,000 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विश्राम गृह लच्छीवाला में आदर्श औद्योगिकी सहकारी संस्था डोईवाला द्वारा आयोजित हमारे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता, विभिन्न संगठन और संस्थाओं के लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सबको राज्य के विकास में भागीदार बनना होगा। देवभूमि के साथ वीरभूमि भी हमारी पहचान है। सरकार प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मैं सबसे पहले तो आदर्श संस्था डोईवाला को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो बहुत ही अभी जैसा पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, हरिचेतनानंद जी कह रहे थे कि लगातार गरीबों के लिए, समाज में दबे कुचले लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उनकी सहायता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके प्रयास की बहुत सराहना करता हूं, बहुत उनको बधाई देता हूं। आज इतना शानदार कार्यक्रम और यहां का दृश्य, दो चीजें मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहता। एक तो कोई सेना से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, अर्धसैनिक बलों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस कार्यक्रम में जरूर पहुंचूं। जितनी भी व्यस्तता हो उसके बावजूद भी अपना समय बनाने की कोशिश करता हूं, निकालने की कोशिश करता हूं, कट-छट करता हूं, लेकिन मैं पहुंचता हूं। क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं और सेना को मैंने नजदीक से देखा है। सैनिकों की पूरे उनकी दिनचर्या को, उनके जीवन को, उनके परिवार को भली भांति मैंने देखा है। और मैं जानता हूं जब हम सब लोग उनके बीच में पहुंचते हैं तो एक नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार होता है। उसी प्रकार से दूसरा कार्यक्रम कोई भी छात्र या छात्राओं के बीच में होता है, हमारे बेटे बेटियों के बीच में कोई कार्यक्रम होता है, मैं कोशिश करता हूं कि उस कार्यक्रम में भी मैं जरूर पहुंचूं, उनसे जरूर मिलूं। और आज बड़ा संयोग है, जहां 4 माह बाद, 8 माह बाद पूज्य स्वामी जी से उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं बहन आशा जी ने यहां पर एक ऐसा दृश्य जहां हमारी मातृशक्ति भी दिख रही है, बड़े बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, हमारे सेना के लोग भी दिख रहे हैं, सेना की ड्रेस में, सेना की यूनिफॉर्म में, और हमारे बेटे बेटियां भी दिख रहे हैं। सोने पे सुहागा, यहां पर सबका इतना शानदार मिलन यहां पर हो रहा है। और मैं सच बताऊं तो आज तो मैं बिल्कुल यहां आ ही नहीं सकता था। अब 12 बज गया और स्वामी जी का आदेश हुआ कि कोई बात नहीं, 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाओ, लेकिन स्वामी जी लगता है मैं आधा घंटा लेट हो जाऊंगा कम से कम। और मैंने तय किया है, एक चीज मैंने जो अपने प्यारे प्यारे बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाएं, और अनुशासन किसी के ऊपर से बनाने से नहीं बनेगा जब तक कि 100 अनुशासन नहीं होगा। और ये 100 अनुशासन भी मैंने अगर सीखा है तो सेना से ही सीखा है। देश के उत्तरी भागों में अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। हिमालय से चलने वाली उत्तरी पश्चिमी हवाओं से गंगा के मैदानी इलाकों में तापमान गिरने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। राजधानी दिल्ली में शनिवार तक तापमान में गिरावट आ सकती है। साथ ही पिछले सप्ताह हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वैश्विक स्तर पर भारत का दर्जा बढ़ने के साथ ही मीडिया से नए भारत के निर्माण में और रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जैसे सशक्त लोकतंत्र के लिए सक्षम और जीवंत प्रेस की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी सूचनाएं और डेटा प्रेस सूचना ब्यूरो की वेब पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पीआईबी की तथ्य जांच सेवा फर्जी और भ्रामक खबरों पर अंकुश लगा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेस परिषद को विभिन्न दृष्टिकोणों और किन्नर प्रतिनिधित्व के अलावा महिला पत्रकारों की सुरक्षा पर भी बल देना होगा। We may have left the pandemic behind us, but the debilitating infodemic seems here to stay. When I was talking to few journalists or few colleagues overseas who come from various other countries, everyone talked about the infodemic more than the pandemic. So the flow of information, whether it is right or wrong, is also very important. It is for the media to reflect and introspect on how to immunize itself from the virus of infodemic, which continues to inflict malicious disinformation on societies across geographies. गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त होगी। अब तक 719 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का भी आज अंतिम दिन है। निर्वाचन आयोग ने इस चरण के लिए 999 नामांकनों को वैध घोषित किया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधनों का भी फैसला किया। जबरन धर्मांतरण अब संज्ञेय अपराध होगा। इसके लिए 10 वर्ष के दंड का प्रावधान है। ये संशोधन पारित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। कोरिया के दाएगू में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कल दूसरे दिन भारतीय पिस्टल निशानेबाजों ने 4 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही चैंपियनशिप में भारत के कुल 22 स्वर्ण पदक हो गए हैं। आपको बता दें कि पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में सीनियर और जूनियर दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। चीन में रोजाना कोविड संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। 16 नवंबर को 23,276 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि इनमें 2,388 मरीजों में लक्षण दिखे हैं और 20,888 बिना लक्षण वाले मामले हैं। 15 नवंबर को 20,199 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। शुक्रवार को अधिकारियों के कोविड को पूरी तरह खत्म करने की नीति की घोषणा के बाद देश भर में कोविड संक्रमण के मामले दोगुने हो गए हैं। औद्योगिकी निर्यात का केंद्र ग्वांगझू इस समय सबसे अधिक कोविड की चपेट में है। यहां 16 नवंबर को 8,700 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फ्लीट वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियो साइंसेज से सचिवालय आ रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ओएनजीसी चौक के समीप स्कूटी पर सवार 2 युवकों को स्कूटी से गिरते देखा। मुख्यमंत्री ने काफिला रुकवाकर दोनों युवकों का हाल जाना। युवकों को मामूली चोट आई थी। मुख्यमंत्री ने मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवकों को शीघ्र आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि 2 पहिया वाहनों में यात्रा करते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएमएस रोड स्थित वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान में फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज एसोसिएशन के 3य त्रैवार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। यह सम्मेलन संवहनीय विकास के लिए हिमालय भूविज्ञान पर आधारित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज एसोसिएशन की सतत विकास के लिए भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों पर आधारित पुस्तक और वाडिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर कालाचंद साई द्वारा लिखी गई पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ जियो साइंटिस्ट का विमोचन भी किया। इस विशेष सम्मेलन में पूरे देश विदेश से मुझे बताया गया है कि आप सब लोग 275 के लगभग आपकी संख्या है, 275 से भी ज़्यादा, 275। तो आप सभी पधारे वैज्ञानिकों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में आपका सभी का दिल की गहराइयों से सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आप सबके दर्शन हुए,
मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इतने सारे वैज्ञानिक जो बहुत सारे विषयों पर लगातार यहाँ पर चर्चा करेंगे, लगातार अभी आप बता रहे थे कि ऑनलाइन भी डिम्पी जी ने बताया कि बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, और इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए एक अमृत का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन में आप सभी पर्वतजनों द्वारा जो विचार मंथन किया जाएगा, उस विचार मंथन से और सी सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी को एक साइंस, टेक्नोलॉजी जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन है। और बार बार मैं क्योंकि जितनी मीटिंगों में जाता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हर समय साइंस की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उनका कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी न हो। इसके कारण से जहाँ हमारी काम करने की जो आवृत्ति है वो बड़ी है, आसान हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में सोचना भी, कल्पना करना भी दूर की बात थी, वह भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान बनाया है। मुझे यह भी बताया गया है कि इस सम्मेलन में आज का इसका जो सब्जेक्ट है वो सतत विकास हेतु हिमालय का भूविज्ञान है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हिमालय और इसका भूविज्ञान, इसका महत्व देश दुनिया के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम गहराई से अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि हिमालय का भूविज्ञान हमारे विकास का सतत माध्यम है। लगातार जो सस्टेनेबल विकास है उसका एक बड़ा माध्यम है, और हमें गर्व भी है कि उत्तराखंड प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, और इसके जितने भी विकास के आयाम हैं उन सभी को बनाते समय, उस पर आगे बढ़ते समय हमने एक चीज का विशेष रूप से ध्यान किया है कि इकोनॉमी भी बढ़नी चाहिए और इकोलॉजी भी बनी रहनी चाहिए। दोनों के बीच में संतुलन कैसे बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ, मैं कहता हूँ ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ प्राकृतिक संपदा है, घने जल हैं, यहाँ लगातार 12 महीने बहने वाली हमारे यहाँ नदियाँ हैं, पर्वतराज हैं, और शुद्ध वातावरण है, शुद्ध पर्यावरण है। आज देहरादून में जल और खाद्य सुरक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान मंत्री गणेश जोशी भी वहां मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं, जो आज के समय जो सबसे ज्वलंत इशू है, उन्होंने ये वर्कशॉप आयोजित की। और कहा जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा तो पानी पर लड़ा जाएगा, और हमारा देश अगर पानी की कमी वाले देशों की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा कमी हमारे देश में है। आज जितना पानी प्रति व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में इस गोष्ठी के माध्यम से जो सुझाव यहाँ पर आए हैं, हम उनको अनुसरण करते हुए हम अपने स्रोतों का संवर्धन कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। और मैं आभार करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आज ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम जो सिंचाई का काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही उसके माध्यम से पानी बच रहा है। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों की आय को दुगना करेंगे। इसके लिए हम अनुसंधान कर रहे हैं, नई नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोगों को हम जागृत कर रहे हैं कि आप, क्योंकि आज हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी जो समस्या है कि बंदरों की, वो आदमी की हमारी फसल उसका नुकसान करते हैं। इसके लिए हमने कहा कि आप कीवी लगाइए, कीवी को बंदर नहीं खाता है।
और कीवी 200-250 रुपये किलो बिकता है। हम अखरोट के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम एप्पल मिशन के माध्यम से किसानों की आय दुगनी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पहले जहां एप्पल मिशन में मात्र 4 करोड़ रुपये मिलते थे, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस बार हमने 12 करोड़ का प्रावधान किया है। कीवी के लिए हमने 18 करोड़ का प्रावधान किया है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर कर रहे हैं। ये एक पॉलिसी डायलॉग हो रहा है नेशनल लेवल पे वाटर एंड फूड सिक्योरिटी को लेके, और सिंपल लक्ष्य ये है कि हमने एक प्रोजेक्ट अपनी पार्टनर संस्थाओं के साथ 5 डिफरेंट राज्यों में शुरू किया था, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश, और 2 कमोडिटी को टारगेट किया गया था, एक धान और दूसरा कॉटन। और मतलब ये था कि जो इसमें इसको करने का जो खेती का तरीका है उसमें पानी को कैसे कम से कम लगा सकते हैं, और ऑर्गेनिक में जो कॉटन है उसमें ऑर्गेनिक के अंदर वो क्या नई नई तकनीक है जो हम किसानों के साथ कर सकते हैं। तो आज 5 सालों के बाद बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकल के आई हैं, क्योंकि एक पायलट था 5 सालों में, हम सिर्फ 20,000 किसानों तक जा रहे थे। तो आज ये सारी पार्टनर संस्थाएं यहाँ पे हैं, 5 साल का लेखा जोखा वो अपना प्रस्तुत कर रही हैं तो उसमें से क्या निकला है, इम्पैक्ट क्या रहा है, और आने वाले टाइम में इस बात की खोज की जा रही है कि इसको जब हमने देख लिया इतने अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट फार्मर पे हुए हैं, तो आने वाले टाइम में हम इसे दूसरी जगहों पे बड़े फार्मर बेस पे कैसे स्केल अप कर सकते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।